Hello everyone, welcome to my channel. In the previous video we finished section 7. Now let's start with section 8. So section 8 तीन प्रिंसिपल फैक्ट्स की रेलेवेंसी से डील करता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सिविल या क्रिमिनल केस में. तो क्या है वो तीन प्रिंसिपल फैक्ट? फर्स्ट इज मोटिव, सेकंड इज प्रेपरेशन एंड थर्ड इज कंडक्ट. So section 8 deals with the relevancy of motive, preparation and conduct. Section 8 में दो पैरा है, पैरा 1, पैरा 2 एंड दो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन 2. चलिए इन सबको एक एक करके समझते हैं. Let's start with section 8 पैरा 1. पैरा 1 रीड करते हैं. Open your Baer Act. Any fact is relevant which shows or constitute a motive or preparation for any fact in issue or relevant fact. तो सेक्शन 8 पैरा 1 बोलता है कि वो फैक्ट जो मोटिव या प्रिपरेशन शो करते हैं या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, वो फैक्ट्स भी रेलेवेंट होंगे. सो फैक्ट विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट मोटिव और प्रिपरेशन फॉर फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट विल बी रेलेवेंट. शो, यहाँ पे शो का क्या मतलब है? समथिंग विच इज़ मैनिफेस्टेड. कॉन्स्टिट्यूट का मतलब है समथिंग विच इज़ क्रिएटेड. फॉर एग्जाम्पल, अगर ए और बी में झगड़ा हो जाता है और उस झगड़े में ए बी से बोलता है मैं तो तुमसे बदला लेके रहूँगा, तो इस झगड़े में द मोटिव इज शोन बाय ए ने जो स्टेटमेंट बोला उस स्टेटमेंट से मोटिव इज मैनिफेस्टेड. वो पता चल रहा है कि वो बी से बदला लेना चाहता है. सो हियर मोटिव इज मैनिफेस्टेड. लेकिन अगर इसी झगड़े में द सेम quarrel गिव राइज टू मोटिव, अगर इसी झगड़े की वजह से ए बी के साथ कोई ऑफेंस कर देता है, सो हियर दिस quarrel गिव राइज टू मोटिव टू टेक रिवेंज, तो यहाँ पे quarrel विल बी सेट टू कॉन्स्टिट्यूट द मोटिव. यहाँ पे मोटिव की वजह थी वो quarrel, जो द quarrel गिव राइज टू द मोटिव. नाउ व्हाट इज मोटिव? मोटिव इज दैट विच मूव्स अ मैन टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट. तो मोटिव वो मूविंग पावर है जो इम्पेल करती है किसी पर्सन को कोई एक्ट करने में. इट इज़ द इंड्यूसमेंट फॉर डूइंग द एक्ट. अब मोटिव अपने आप में ही क्राइम नहीं है. मोटिव इटसेल्फ इज़ नो क्राइम. अगर किसी पर्सन के पास कोई मोटिव है बट उसने अभी तक कोई एक्ट नहीं किया है, ही हैज़ नॉट टेकन एनी एक्शन टिल नाउ, तब तक कोई ऑफेंस नहीं है ये, तब तक मोटिव इज़ नॉट एन ऑफेंस. बट अगर जैसे ही कोई क्राइम कमिट हो जाता है, नाउ द एविडेंस ऑफ मोटिव बिकम्स इम्पॉर्टेंट. मोटिव का एविडेंस कोर्ट को हेल्प करता है अक्यूज्ड और क्राइम को कनेक्ट करने में. क्राइम और जिस पर्सन ने क्राइम किया है उनके बीच क्या कनेक्शन है ये ढूंढने में मोटिव हेल्प करता है कोर्ट की. तो इसीलिए मोटिव रेलेवेंट है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि जिस पर्सन ने ऑफेंस किया है क्या, या जिस पर्सन पे इल्ज़ाम लगा है जो अक्यूज्ड है, क्या उसके पास कोई मोटिव था या नहीं था वो ऑफेंस करने का. नाउ फॉर एग्जाम्पल, एक विडो का मर्डर हो जाता है और जो अक्यूज्ड होता है उसको उस विडो की डेथ के बाद सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट करने वाला होता है. तो यहाँ पे ये मोटिव शो कर रहा है कि अक्यूज्ड के पास ये मोटिव था उस विडो को मारने का, क्योंकि वो उसके मरने के बाद वो सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर लेता. नाउ अनदर एग्जाम्पल, सपोज एक लेडी की स्विमिंग पूल में डूबकर डेथ हो जाती है जब वो अपने हस्बैंड के साथ घर में अकेली होती है. हस्बैंड कोर्ट में बोलता है कि ये एक एक्सीडेंट था, बट कुछ फैक्ट्स प्रूव होते हैं कि हस्बैंड का किसी लेडी के साथ अफेयर चल रहा था, और जो डिसीज्ड है, जिस लेडी की डेथ हुई है डूब के, वो बहुत अच्छी स्विमर भी होती है. और जिस घर में डेथ हुई, जिस घर में वो स्विमिंग पूल था, वो स्विमिंग पूल इतना गहरा भी नहीं था कि जिसमें किसी की डूब के डेथ हो जाए. तो ये सब फैक्ट मोटिव शो कर रहे हैं कि हस्बैंड के पास मोटिव हो सकता था अपनी वाइफ को मारने का. सो इसीलिए ऑल दीज फैक्ट्स विल बिकम रेलेवेंट बिकॉज दे शो मोटिव ऑन पार्ट ऑफ द हस्बैंड. अब हर केस में मोटिव को प्रूव करना ज़रूरी नहीं है. नो डाउट मोटिव केस को डिसाइड करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, बट अगर किसी केस में डायरेक्ट एविडेंस मिले हैं कि इसी पर्सन ने क्राइम किया है, बहुत सारे एविडेंस मिले हैं और सभी एविडेंस उसी पर्सन की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं कि यही ऑफेंडर है, अब यहाँ पे मोटिव को प्रूव करना उतना ज़रूरी तो नहीं है. बहुत सारे एविडेंस मिल चुके हैं जो बता रहे हैं कि हाँ यही ऑफेंडर है. सो इन सच केस प्रूफ ऑफ मोटिव इज़ नॉट दैट एसेंशियल.
बट हाँ, अगर किसी केस में बहुत एविडेंस नहीं है, डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, देन इन दैट केस क्वेश्चन ऑफ मोटिव बिकम इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे कोर्ट को कनेक्ट करना होता है क्राइम एंड अक्यूज ऑफेंडर के बीच, जो अक्यूज है उसके बीच, कि उसके पास कोई मोटिव था या नहीं था। अब सिर्फ मोटिव का प्रूव हो जाना सफिशेंट नहीं है अक्यूज़ को कन्विक्ट करने में। बस मोटिव पता चल गया किसी के पास मोटिव है, सिर्फ हम उस बेसिस पे हम अक्यूज़ को कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज मोटिव इज़ नॉट अ सब्सटैंटिव एविडेंस। उसके साथ साथ कुछ और डायरेक्ट एविडेंस भी या कुछ और सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी होने चाहिए, तभी हम अक्यूज़ को कन्विक्ट कर सकते हैं। सिर्फ मोटिव है पता चल रहा है और कोई एविडेंस और नहीं है, देन इट इज़ नॉट अ फिट केस फॉर कन्विक्शन। So motive is not a substantive evidence, it is only a corroborative evidence. Now what is preparation? So preparation is the taking of the necessary steps so as to be able to commit that particular wrong. तो किसी wrong या offense को commit करने के लिए जो necessary steps लिए जाते हैं, that is preparation. Preparation से offender एक platform create करता है जिससे possible हो जाता है उस offense को commit करना। तो प्रिपरेशन का एविडेंस भी रेलेवेंट होता है, क्योंकि प्रिपरेशन से हमें पता चलता है कि क्या प्लान था या व्हाट वाज द डिज़ाइन टू डू अ सर्टेन थिंग, या किसी एक्ट को कैरी करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे। नाउ फॉर एग्जांपल, ए मार्केट जाता है, वहाँ से पॉइजन खरीदता है, घर वापस आता है और सारे सर्वेंट्स को छुट्टी दे देता है। उसके बाद वो बी को डिनर पे इनवाइट करता है और अपनी वाइफ से बोलता है कि आज तुम खाना बनाना और इसमें ये पॉइजन मिक्स कर देना। सो ऑल दिस इज प्रिपरेशन। अभी उसने सिर्फ प्रिपरेशन की है, अभी ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, अभी ए डिनर पे नहीं आया है और अभी उसने पॉइजन एडमिनिस्टर नहीं किया है, अभी सिर्फ तैयारियां हुई हैं उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए। सो ऑल दिस इज क्रिएटिंग द प्लेटफॉर्म ऑन विच द ऑफेंस इज टू बी कमिटेड. So any such act by which you create the platform to commit an offense is preparation. So preparation is the first stage towards the commission of an offense. ये पहला स्टेप है, अभी सिर्फ प्रिपरेशन हुआ है। जब ए आएगा बी उसे जब बी आएगा ए उसे पॉइजन एडमिनिस्टर करेगा, दैट इज व्हेन द ऑफेंस विल बी कमिटेड. सो प्रिपरेशन ऑल्सो इन इटसेल्फ इज़ नॉट एन ऑफेंस. सिर्फ प्रिपरेशन करना ऑफेंस नहीं होगा, जब जिस चीज़ के लिए प्रिपरेशन की गई है वो एक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा देन इट विल बी एन ऑफेंस. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो अभी हमने जो भी एग्जाम्पल देखा उसमें सिर्फ ए ने सपोज सारी तैयारियां कर ली, ए बी डिनर पे भी आ गया, बट लास्ट मोमेंट में उसका हृदय परिवर्तन हो गया, ही हैज़ अ चेंज ऑफ हार्ट एंड उसने डिसाइड किया कि नहीं उसको पॉइजन नहीं देते, वो दूसरा फूड उसको बी को खिला देता है. सो यहाँ पे तैयारी तो की गई थी, नो डाउट सारी प्रिपरेशन हुई थी, बट द ऑफेंस वॉज नॉट कमिटेड, बट द एक्ट फॉर विच द प्रिपरेशन वॉज डन दैट इज़ नॉट कमिटेड. तो यहाँ पे कोई ऑफेंस नहीं हुआ है, भले सारी प्रिपरेशन हुई थी. Now let's see what is the distinction between motive and intention. आप एक बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि सेक्शन 8 में द वर्ड मोटिव हैज़ बिन यूज्ड, मोटिव यूज़ हुआ है, इंटेंशन वर्ड नहीं यूज़ हुआ है. फिल्म्स में भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे पूछ लेंगे फॉर एग्जांपल कि इन सेक्शन 8 विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज़ नॉट रेलिवेंट, तो ऑप्शन में दे देंगे कि प्रेपरेशन, कंडक्ट, मोटिव, इंटेंशन, तो आप इंटेंशन मार्क कर दीजिए क्योंकि सेक्शन 8 में मोटिव यूज़ हुआ है, इंटेंशन नहीं. मोटिव इज़ रेलिवेंट इन सेक्शन 8. तो चलिए देखते हैं. सो मोटिव में क्या होता है कि वाई वॉज द एक्ट डन, कि वो एक्ट क्यों किया गया, एंड इन इंटेंशन में होता है हाउ वॉज द एक्ट डन. सो मोटिव इज द लार्जर रीजन वाई द अक्यूज्ड डिड द पर्टिकुलर एक्ट एंड इट इज टेस्टेड बाय द क्वेश्चन वाई वॉज द एक्ट डन. इंटेंशन होता है कि डिज़ायर टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस, यानी अगर जो पर्टिकुलर एक्ट हुआ है जिससे ऑफेंस हुआ है, क्या ऑफेंडर के अंदर वो डिज़ायर थी उस एक्ट को करने की, या उस एक्ट से जो कॉन्सिक्वेंसेस एंस्यू होता उसको पूरा करने की. एंड इट विल बी टेस्टेड बाय द मीन्स दैट हैज़ बीन अडॉप्टेड and the means as such as will ensure that the desired consequence is produced with certainty. अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल ए स्टैब्स बी, ए बी को चाकू से स्टैब कर देता है नाइफ से और बी की डेथ हो जाती है. तो यहाँ पे दो क्वेश्चन उठते हैं कि क्या ए का इंटेंशन था वो बी की डेथ कॉज करने का, यानी क्या अगर ए ने बी को किसी वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी में स्टैब किया है, या इतने फोर्स से स्टैब किया है कि हम ये कह सके कि हाँ ये सर्टेन था कि ए का इंटेंशन तो था ही उसको मारने का.
अगर ए फॉर एग्जांपल उसके हार्ट में स्टैब करता तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ए उसको मारना ही चाहता है, या अगर ए उसके हार्ट की जगह उसके लेग में, उसके हैंड में स्टैब करता तो यहाँ पे इंटेंशन पता चल रहा है कि भले ए बी को हर्ट करना चाहता था, बट उसको मारने का या उसको मर्डर करने का इंटेंशन नहीं था, बस हर्ट करने का था इंटेंशन। तो ए के अंदर क्या डिज़ायर था कि जो वो एक्ट कर रहा है, यानी बाय द एक्ट ऑफ स्टैबिंग, कि उससे बी की डेथ ही हो जाए, या सिर्फ उसे हर्ट करने का इंटेंशन था। एंड दूसरा क्वेश्चन यहाँ पूछेंगे कि ए ने ये क्यों किया, ए ने बी को क्यों मारा, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा कि मे बी ही वॉन्ट टू टेक सम रिवेंज, या कोई प्रॉपर्टी मैटर था, वॉट एवर। सो 2 क्वेश्चन होते हैं, हाउ डिड ए डू दी एक्ट, कैसे, हाउ डिड दी ए डू दी एक्ट, तो यहाँ पे ये हो जाएगा इंटेंशन, एंड दूसरा वाई डिड ही डू दी एक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा मोटिव। आई होप आपको इससे क्लियर हो गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स रीड सेक्शन 8 पैरा 2, ओपन योर बेयर एक्ट। The conduct of any party or of any agent to any party to any suit or proceeding in reference to such suit or proceeding, or in reference to any fact in issue therein or relevant thereto, and the conduct of any person of an offence against whom is the subject of any proceeding is relevant if such conduct influences or is influenced by any fact in issue or relevant fact, and whether it was previous or subsequent thereto. सो सेक्शन 8 का सेकेंड पैरा डील करता है रेलेवेंसी ऑफ एविडेंस ऑफ कंडक्ट। किसी भी पर्सन का कंडक्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उस पर्सन का गिल्ट या स्टेट ऑफ माइंड उसके कंडक्ट में रिफ्लेक्ट होता है। देयर इज अ सेइंग, गिल्टी माइंड begets guilty conduct. सो सेक्शन 8 पैरा 2 में क्या क्या रेलेवेंट है, कंडक्ट ऑफ अ पार्टी और एनी एजेंट ऑफ द पार्टी, जो पार्टी का एजेंट है उनका भी कंडक्ट, टू अ सूट ऑफ प्रोसीडिंग इन रेफरेंस टू एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, यानी कंडक्ट इन रेफरेंस टू अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, conduct in reference to such suit or proceeding, and if such conduct influences or is influenced by fact in issue or relevant fact, and also previous and subsequent conduct, which I forgot to mention here. So ये सब चीज़ें सेक्शन 8 में रेलेवेंट हैं, इन सब को हम एक एक करके समझेंगे। बट उससे पहले यहाँ पे क्या एक और चीज़ क्या रेलेवेंट है, कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एंड ऑफेंस अगेंस्ट हुम इज द सब्जेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग, यानी जो विक्टिम है, जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, जिस पर्सन के अगेंस्ट ऑफेंस कमिट हुआ है, यानी ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग है तो उसमें ये विक्टिम है। सो कंडक्ट ऑफ विक्टिम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट if it influences or is influenced by fact in issue or relevant fact. अब यहाँ पे कंडक्ट ऑफ विक्टिम अलग से क्यों मेंशन है, कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी तो मेंशन है ही, तो फिर ये क्यों लिखा है अलग से यहाँ पे कि कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एंड ऑफेंस अगेंस्ट हुम इज द सब्जेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग, ये लाइन फिर से लिखने की क्या ज़रूरत थी, बिकॉज इन क्रिमिनल केस कौन कौन पार्टीज होती हैं, स्टेट एंड द अक्यूज्ड। इन क्रिमिनल केस स्टेट होता है प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन इज कैरिड आउट बाय स्टेट, उसमें विक्टिम पार्टी नहीं होता है। इवन इन कंप्लेंट केस, अगर कंप्लेंट केस में विक्टिम ने खुद कंप्लेंट की है तब हाँ उसमें विक्टिम पार्टी होता है, लेकिन हर कंप्लेंट केस में विक्टिम ही जाके कंप्लेंट नहीं फाइल करता है। सो इन दैट केस विक्टिम विल नॉट बी अ पार्टी इन दैट प्रोसीडिंग। सो इन अ क्रिमिनल केस विक्टिम इज़ नॉट अ पार्टी, उसमें स्टेट पार्टी होता है। एंड ऑल्सो इन कंप्लेंट प्रोसीडिंग में भी अगर विक्टिम ने कंप्लेंट फाइल की है, उसने खुद जाके कंप्लेंट फाइल की है, तब वो पार्टी होगा, लेकिन अगर विक्टिम ने कंप्लेंट फाइल नहीं की है देन ही विल नॉट बी अ पार्टी इन दैट कंप्लेंट प्रोसीडिंग, वो सिर्फ एक विटनेस होगा। सो विक्टिम इज़ वो जनरली स्टेट का विटनेस होता है, नॉट अ पार्टी। लेकिन विक्टिम का कंडक्ट उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है, विक्टिम का जो कंडक्ट, विक्टिम इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू एनी केस, एनी प्रोसीडिंग, उसका डायरेक्ट रोल होता है।
तो इसीलिए विक्टिम के कंडक्ट को इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे इन्होंने अलग से मेंशन किया है कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एंड ऑफेंस अगेंस्ट हुम इज़ द सब्जेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग, क्योंकि विक्टिम का भी कंडक्ट उतना ही रेलिवेंट होगा, उतना ही इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज ही इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोसीडिंग। तो चलिए एक एक करके देखते हैं सेक्शन 8 पैरा 2 में क्या क्या रेलिवेंट है। तो हमने देखा कंडक्ट ऑफ अ पार्टी टू एनी सूट ऑफ प्रोसीडिंग, सूट या प्रोसीडिंग में जो पार्टीज़ हैं उनका कंडक्ट रेलिवेंट होगा। तो अगर सिविल केस है तो प्लेंटिफ का कंडक्ट रेलिवेंट होगा, डिफेंडेंट का कंडक्ट रेलिवेंट होगा, अगर पिटिशन फाइल की गई है तो पिटिशनर का कंडक्ट रेलिवेंट होगा, रिस्पोंडेंट का कंडक्ट रेलिवेंट होगा, अगर क्रिमिनल केस है तो जो प्रोसिक्यूशन है उसका कंडक्ट रेलिवेंट होगा, अक्यूज्ड है उसका भी कंडक्ट रेलिवेंट होगा, विक्टिम है उसका भी रेलिवेंट होगा। हमने पैरा 2 में देखा कि ये अलग से लिखा हुआ है कि पर्सन अगेंस्ट हुम एनी ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, तो जिस पर्सन के अगेंस्ट रॉन्ग कमिट हुआ है उस पर्सन का कंडक्ट भी रेलिवेंट होगा। ये बात एक केस है, इसमें भी एक्सप्लेन की गई है, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला। इसमें एक्सप्लेन किया गया है वाई द कंडक्ट ऑफ द इंजर्ड पर्सन या पर्सन अगेंस्ट हुम एनी रॉन्ग हैज़ बीन कमिटेड इज रेलिवेंट। सेक्शन 8 के लिए इंपॉर्टेंट केस है, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। पार्टीज़ के जो एजेंट हैं, लॉयर्स हैं, उनका भी रेलिवेंट होगा कंडक्ट, जो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका भी रेलिवेंट होगा। को अक्यूज्ड है, अगर अक्यूज्ड का जो साथी है उसका कंडक्ट भी रेलिवेंट होगा, जो पार्टनर इन क्राइम है अक्यूज्ड का। बट यहाँ पे हम नोट करेंगे कि अगर को अक्यूज्ड है, जो अक्यूज्ड के साथी हैं, उनको अगर CRPC में सेक्शन 306 में पार्डन ग्रांट कर दी गई है, हम ये बाद में पढ़ेंगे अब CRPC के लेक्चर सीरीज़ में, सेक्शन 306, अगर उसमें को अक्यूज को पार्डन ग्रांट कर दी जाती है तब वो अप्रूवर बन जाता है, गवर्नमेंट अप्रूवर बन जाता है। इन दैट केस अब वो पार्टी नहीं होता है, अब वो अक्यूज नहीं, अब वो को अक्यूज नहीं, अब वो अप्रूवर बन गया है। एंड नाउ ही बिकम्स अ विटनेस ऑफ द प्रोसिक्यूशन, जो स्टेट होता है वो एज अ विटनेस हो जाता है और अक्यूज्ड के अगेंस्ट एविडेंस दे सकता है। नाउ इन दैट केस अगर को अक्यूज्ड को पार्डन ग्रांट कर दी गई हो और वो गवर्नमेंट अप्रूवर हो गया है, देन उसका कंडक्ट रेलिवेंट नहीं होगा, क्योंकि अब वो पार्टी नहीं रहा सूट का। हमने यहाँ पे देखा कि सिर्फ पार्टी कंडक्ट ऑफ द पार्टी टू अ सूट अ प्रोसीडिंग इज रेलिवेंट, लेकिन जो गवर्नमेंट अप्रूवर होते हैं जिनको माफ़ी मिल जाती है वो सिर्फ विटनेस होते हैं और पार्टी नहीं होते हैं सूट के, सो इसलिए उनका कंडक्ट रेलिवेंट नहीं होगा। पार्टीज़ के कंडक्ट का एविडेंस तभी रेलिवेंट होगा जब कुछ और कंडीशंस फुलफिल होंगी, जैसे कि कंडक्ट शुड बी इन रेफरेंस टू फैक्ट्स एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट, कंडक्ट शुड बी इन रेफरेंस टू सूट और प्रोसीडिंग, या कंडक्ट इन्फ्लुएंसेस और इज इन्फ्लुएंस बाय फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट। कंडक्ट इन रेफरेंस टू फैक्ट्स एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट यानी फॉर एग्जाम्पल अगर किसी रॉबरी केस में अक्यूज़ पकड़ा जाता है और पुलिस को बताता है, पुलिस को एक वो डिस्कवरी स्टेटमेंट देता है कि रॉबरी का सारा सामान, सारे पैसे ये एक्स प्लेस में मिलेंगे। पुलिस वहाँ जाती है, बट उस प्लेस में जो रिकवरी होती है, जो पैसा या सामान मिलता है वो दूसरी रॉबरी से रिलेटेड होता है, वो दूसरी रॉबरी के रेफरेंस में होता है, और जिस केस में अक्यूज़ को ट्राई कर रहे थे वो उस केस के पैसे सामान नहीं होते हैं। सो दिस कंडक्ट ऑफ अक्यूज विल नॉट बी रेलिवेंट इन द प्रेजेंट केस बिकॉज इट इज़ नॉट इन रेफरेंस टू फैक्ट्स एंड इशू रेलिवेंट फैक्ट। ये जो रॉबरी के सामान मिला, पैसे मिला, ये इस केस के रेलिवेंट फैक्ट्स नहीं है, इस केस के फैक्ट्स एंड इशू नहीं है जिसमें अक्यूज ट्राई हो रहा है, ये किसी और केस के हैं। सो यहाँ पे ये एडमिसिबल नहीं होगा। तो जो कंडक्ट होना चाहिए वो फैक्ट्स एंड इशू या रेलिवेंट फैक्ट्स के रेफरेंस में ही होना चाहिए। कंडक्ट इन रेफरेंस टू सूट और प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है? कंडक्ट इन रिलेशन टू सूट या प्रोसीडिंग। फॉर एग्जाम्पल अक्यूज अगर ऑपोजिट पार्टी के लॉयर को ब्राइब करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है अक्यूज का कंडक्ट इन रेफरेंस टू द प्रोसीडिंग, यानी उस सूट और प्रोसीडिंग में उसका कैसा कंडक्ट है, वो सूट और प्रोसीडिंग को इन्फ्लुएंस करना चाहता है, वो उस प्रोसीडिंग को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो यहाँ पे ये भी ये जो कंडक्ट है कि जिससे जो सूट और प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग जो कंडक्ट है वो भी रेलेवेंट होगा। अब अक्यूज़ कोर्ट में अगर चिल्ला रहा है, जब भी प्रोसिक्यूशन एविडेंस देने आता है, अपनी टेस्टिमनी देता है, अक्यूज़ बहुत चीखता चिल्लाता है, यानी वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, वो
ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है प्रोसीडिंग को, विटनेस को अपना टेस्टिमनी देने नहीं दे रहा है. सो दिस कंडक्ट ऑफ अक्यूज इज ऑल्सो इन रेफरेंस टू द सूट ऑफ प्रोसीडिंग बिकॉज ही इज़ ट्राइंग टू मिसलीड द कोर्ट को मिसलीड कर रहा है. सो अगर फॉर अनदर एग्जाम्पल कि अगर अक्यूज़ मर्डर करता है और वो अपना बेस्ट ट्राई करता है कि पुलिस उसके जो मर्डर क्राइम सीन है वहाँ तक ना पहुँचे, या इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर करने की कोशिश करता है, बहुत सारी रुकावटें लाता है कि कुछ एविडेंसेस ना मिले, इन्वेस्टिगेशन में रुकावटें लाता है, तो यहाँ सब पे ये इसका कंडक्ट दिखा रहा है रिगार्डिंग द प्रोसीडिंग. सो देयरफॉर दिस कंडक्ट इज़ रेलिवेंट इन द केस. अब जो अक्यूज्ड का कंडक्ट है या जो पार्टीज़ का कंडक्ट है, जो प्रोसीडिंग में पार्टीज़ हैं उनका कंडक्ट रिगार्डिंग द सूट ऑफ प्रोसीडिंग, तो उनका कंडक्ट रिगार्डिंग द सूट ऑफ प्रोसीडिंग अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस करेगा फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट को. अगर अक्यूज का जो कंडक्ट है टुवर्ड इन्वेस्टिगेशन, दैट कंडक्ट विल ऑल्सो अफेक्ट द फैक्ट्स इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट जो इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चलते हैं. अगर अक्यूज इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर करने की कोशिश कर रहा है तो जो रेलेवेंट फैक्ट्स हमें इन्वेस्टिगेशन में मिलते हैं वो भी उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, अक्यूज़ के कंडक्ट से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. सपोज फैक्ट इन इशू इज़ द कॉज ऑफ डेथ, तो लेकिन अक्यूज़ की हिंड्रेंस की वजह से, इन्वेस्टिगेशन में रुकावट पैदा करने की वजह से कॉज ऑफ डेथ नहीं पता चल पा रही है. सो दिस द कंडक्ट ऑफ द अक्यूज इज़ इन्फ्लुएंसिंग द फैक्ट इन इशू और इट मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट. तो the conduct which influences a relevant fact of fact and issue in reference to the suit of proceeding will also be relevant. अब क्या क्या कंडक्ट, कैसे कैसे कंडक्ट रेलेवेंट हो सकते हैं रिगार्डिंग सूट ऑफ प्रोसीडिंग्स. तो फॉर एग्जांपल कि अगर पार्टी कोर्ट में अपीयर ही नहीं कर रही है, ये कंडक्ट पार्टी का दिखा रहा है कि क्या है उसका सूट ऑफ प्रोसीडिंग के टुवर्ड ही इज़ नॉट सीरियस इनफ, या पार्टी के पास एविडेंस नहीं है तो इट्स द मतलब वीक दिखा रहा है प्रोसिक्यूशन को. अगर पार्टी एविडेंस नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मंगाया है कोर्ट ने वो भी नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है, या अक्यूज फॉर एग्जांपल फॉल्स स्टेटमेंट देता है कोर्ट के आगे, या अक्यूज पुलिस को देख के भाग जाता है, ये कंडक्ट भी रेलिवेंट है कि अगर आफ्टर द कमिशन ऑफ द क्राइम विक्टिम जाता है तुरंत FIR लॉन्च कराता है. नाउ कंडक्ट ऑफ द अक्यूज्ड इन मेकिंग स्टेटमेंट टू द पुलिस, अगर वो पुलिस को डिस्कवरी स्टेटमेंट बता रहा है, सो दिस कंडक्ट विल ऑल्सो बी रेलिवेंट. सो इस टाइप की कंडक्ट विल बी रेलिवेंट रिगार्डिंग सूट और प्रोसीडिंग. नाउ व्हाट इज़ प्रीवियस कंडक्ट एंड सब्सीक्वेंट कंडक्ट. तो ज़रूरी नहीं है कंडक्ट इज़ ऑलवेज कॉन्टेम्पोरेनियस टू द फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट. कंडक्ट, प्रीवियस कंडक्ट यानी जो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के अकर होने से पहले के जो कंडक्ट हैं या उनके अकर होने के बाद के यानी सब्सीक्वेंट कंडक्ट. ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जब हम इलस्ट्रेशंस करेंगे. इलस्ट्रेशंस में सेक्शन 8 के बहुत सारे इलस्ट्रेशंस हैं. ये सभी कुछ जितना हमने अभी कुछ पढ़ा ये सब आपको इलस्ट्रेशंस में मिलेंगे. तो जब हम इलस्ट्रेशंस डिस्कस करेंगे उसमें आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स सी सेक्शन 8 एक्सप्लेनेशन 1. Open your Bayer Act. The word conduct in this section does not include statements unless those statements accompany and explain acts other than statements, but this explanation is not to affect the relevancy of statements under any other section of this act. इसको समझते हैं हम. सेक्शन 8 उन स्टेटमेंट की एडमिसिबिलिटी एक्सक्लूड करता है जो कंडक्ट से अलग हैं. दैट इज स्टेटमेंट्स दैट आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कंडक्ट आर एक्सक्लूडेड एंड इज़ नॉट एडमिसिबल अंडर सेक्शन 8. वो स्टेटमेंट्स किसी और सेक्शन में एडमिसिबल हो सकते हैं बट नॉट इन सेक्शन 8. सो दिस एक्सप्लेनेशन एक्सक्लूड्स द एडमिसिबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट्स डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कंडक्ट. तो जो स्टेटमेंट्स कंडक्ट से अलग हैं वो सेक्शन 8 एक्सप्लेनेशन 1 में एडमिसिबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल एक अक्यूज्ड पुलिस की कस्टडी में होता है और वहाँ पे वो एक स्टेटमेंट बोलता है कि मैंने मर्डर करके जो मर्डर वेपन था वो उसी घर के पीछे छुपा दिया है. तो अक्यूज़ का जो ये स्टेटमेंट है ये रेलेवेंट नहीं है, ये इस सेक्शन में रेलेवेंट नहीं है. मे बी ये किसी और सेक्शन में रेलेवेंट हो, सेक्शन 27 में रेलेवेंट हो एज अ डिस्कवरी स्टेटमेंट, बट अभी ये सेक्शन 8 में रेलेवेंट नहीं है. लेकिन अगर पुलिस अक्यूज़ को उस जगह पे ले जाती है जो अक्यूज़ ने बताई और वहाँ पे अक्यूज़ पिन पॉइंट करता है उस जगह पे वेपन की तरफ कि ऐसे इशारा करता है कि ये देखो मैंने यहाँ पे छुपाया है, ये यहाँ पे है वो हिडन वेपन,
और पुलिस को वो मिल जाता है, पुलिस डिस्कवर्ड दैट वेपन फ्रॉम द प्लेस जो अक्यूज़ ने बताया. सो नाउ दिस कंडक्ट ऑफ अक्यूज़ इज़ रेलिवेंट. दिस कंडक्ट की जो अक्यूज़ ने इशारा करके पिन पॉइंट करके बताया, ये कंडक्ट अब रेलिवेंट है सेक्शन 8 में. बट जो अक्यूज़ ने स्टेटमेंट बोला था जब वो कस्टडी में था, वो रेलिवेंट नहीं था सेक्शन 8 में, ऑल्दो वो किसी और सेक्शन में रेलिवेंट हो सकता है. सो दिस कंडक्ट ऑफ accused, this pinpointing towards the discovery weapon is relevant because this conduct is in, because यहाँ पे accused का ये conduct दिखा रहा है कि ये accused investigation में cooperate कर रहा है, साथ दे रहा है वो investigation में. So his conduct is in reference to investigation proceeding or in reference to fact in issue that influences the relevant fact or fact in issue. So therefore it is relevant under section 8. तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है the word conduct in this section does not include statements. Conduct statements को include नहीं करता है, लेकिन वो statements जो conduct को explain करते हैं वो relevant होंगे. वो statement जो सिर्फ किसी fact का evidence state कर रहे हैं या कोई बस fact state कर रहे हैं वो relevant नहीं होंगे. That will not be relevant. But statement जो conduct को accompany कर रहे हैं, conduct को explain कर रहे हैं, that will be relevant. नाउ फॉर एग्जाम्पल कि एक पर्सन है, उसको बहुत सारे लोग चोरी करके लूट के चले जाते हैं. पर्सन हैज़ बीन रॉब्ड. उसके बाद वो एक पेड़ में जाके बैठ जाता है, वहाँ पे रोने लगता है, ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है कि अरे क्या हो गया मेरे साथ, मुझे लूट के चले गए, सब सामान मेरा चोरी कर लिया. तो यहाँ पे उस पर्सन का स्टेटमेंट इज़ रेलिवेंट बिकॉज उसका स्टेटमेंट इज़ अकम्पनिंग हिज कंडक्ट. उसका जो कंडक्ट है, उसका जो स्टेटमेंट है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है. व्हाट इज़ कंडक्ट? कंडक्ट मीन्स फिजिकल बिहेवियर. तो उसका स्टेटमेंट कि अरे मुझे लूट लिया, मुझे चोरी करके चले गया, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि उसके साथ क्या हुआ, और ये अकम्पनी कर रहा है कंडक्ट को और एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों ये ऐसे बिहेव कर रहा है. सो देयरफॉर हिज कंडक्ट इज़ रेलिवेंट एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद द कंडक्ट हिज स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो रेलिवेंट. यहाँ पे उसका स्टेटमेंट रेलिवेंट होगा क्योंकि वो स्टेटमेंट अकम्पनी कर रहा है और एक्सप्लेन कर रहा है उसके कंडक्ट को. बट मियर स्टेटमेंट विल नॉट बी रेलिवेंट. बस कोई स्टेटमेंट है ऐसे ही, वो रेलिवेंट नहीं होंगे. स्टेटमेंट मस्ट अकम्पनी और एक्सप्लेन कंडक्ट टू बी रेलिवेंट अंडर सेक्शन 8. एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि एक लड़की है, उसका रेप हो जाता है और रेप के तुरंत बाद वो भागी जाती है पुलिस स्टेशन. वहाँ जाके वो FIR लिखवाती है. तो अब ये इस लड़की का कंडक्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि ये क्यों FIR लिखवा रही है, कि क्या हुआ उसके साथ. अब वहाँ पे जो वो स्टेटमेंट बोलेगी, उसका स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द कंडक्ट ऑफ फाइलिंग द FIR दैट विल बी रेलिवेंट. क्योंकि वो जो उसका कंडक्ट है, वो गई वहाँ पे पुलिस स्टेशन, उसने FIR लिखवाया और वहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट एक्सप्लेन करेगा कि उसने वो क्यों आई FIR लिखवाने, क्या हुआ उसके साथ. सो देयरफॉर द स्टेटमेंट कपल्ड विद द कंडक्ट ऑफ लॉजिंग द FIR इज़ रेलिवेंट अंडर सेक्शन 8. सो अ मियर स्टेटमेंट इज़ नॉट रेलिवेंट अंडर सेक्शन 8. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो कहीं और किसी और सेक्शन में रेलिवेंट नहीं हो सकते हैं. यहाँ पे यही बात को बोल रहा है कि just because it is excluded in this explanation, it does not mean that statement is not relevant in any other section. वो statement किसी और section में relevant हो सकते हैं, 14, 15, 20 etc. Just because वो section 8 में वो statement irrelevant है, it does not make that statement irrelevant in any other section. वो किसी और section में relevant. चलिए देखते हैं section 8 के explanation 2 को. Let's read. Open your Baer Act. When the conduct of any person is relevant, any statement made to him or in his presence and hearing which affects such conduct is relevant. तो सेक्शन 8 एक्सप्लेनेशन 2 में जो स्टेटमेंट्स कंडक्ट को अफेक्ट करते हैं या कंडक्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं वो स्टेटमेंट्स भी रेलिवेंट होंगे. सो द स्टेटमेंट्स अफेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ अ पर्सन, अगर कोई स्टेटमेंट किसी पर्सन के कंडक्ट को अफेक्ट करता है और वो कंडक्ट रेलिवेंट है तो वो स्टेटमेंट भी एडमिसिबल होगा अंडर दिस एक्सप्लेनेशन. इस एक्सप्लेनेशन में सिर्फ कंडक्ट शो करना मीनिंगलेस होगा जब तक हम वो स्टेटमेंट ना प्रूव कर दे जो कंडक्ट को अफेक्ट करता है या इन्फ्लुएंस करता है. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे. एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा. सपोज एक ट्रायल में इशू है कि वेदर ए मर्डर्ड बी, कि वेदर ए ने बी का मर्डर किया है या नहीं. तो इंक्वायरी में पता चला कि एक सी था. सी ने ए की प्रेजेंस में, और भी लोग काफ़ी लोग प्रेजेंट थे, वहाँ ए भी प्रेजेंट था,
और ए ने भी सी की बात ये सुनी, तो सी ने बोला कि जो सब इंस्पेक्टर उस पर्सन को अरेस्ट करने आ रहा है जिसने मर्डर किया है बी का। तो ये सुन के ए वहाँ से भाग गया। अब ट्रायल में जो ये सी के वर्ड्स हैं, जो सी का ये स्टेटमेंट है कि सब इंस्पेक्टर उस पर्सन को अरेस्ट करने आ रहा है जिसने बी का मर्डर किया है, ये स्टेटमेंट रेलेवेंट होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट से क्या हुआ, दिस स्टेटमेंट इन्फ्लुएंस या अफेक्ट द कंडक्ट ऑफ ए। इससे ए क्या, ये स्टेटमेंट सुनते ही ए भाग गया वहाँ से, और ए अक्यूज भी है, तो यहाँ पे ए का कंडक्ट रेलेवेंट है। और कंडक्ट क्यों रेलेवेंट है, क्योंकि इसके लिए हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करना पड़ेगा। तो ये यही बात कह रहा है एक्सप्लेनेशन 2। लेकिन अगर हम सपोज इस केस में सिर्फ हम ये प्रूव कर दे जो ए का कंडक्ट है, यानी ए वहाँ से भाग गया, फिर ये तो मीनिंगलेस, इसका तो कोई सेंस नहीं बन रहा है। लेकिन अगर हम इसको स्टेटमेंट के साथ, कि पहले ये स्टेटमेंट हम प्रूव करें कोर्ट में कि सी ने, एक पर्सन सी था जिसने ए के आगे ये बोला था कि जो पर्सन सब इंस्पेक्टर आ रहा है उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए जिसने मर्डर किया है, ये सुन के ए वहाँ से भाग गया। सो नाउ दिस स्टेटमेंट इज रेलेवेंट बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज अफेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ ए, एंड हियर द कंडक्ट ऑफ ए इज ऑल्सो रेलेवेंट। सो एक्सप्लेनेशन 2 में वो स्टेटमेंट रेलेवेंट होंगे जो कंडक्ट को अफेक्ट करते हैं या कंडक्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा कि यहाँ पे सी का जो स्टेटमेंट है वो रेलेवेंट होगा, क्योंकि सी के स्टेटमेंट ए के कंडक्ट को इन्फ्लुएंस करता है, ए के कंडक्ट को अफेक्ट करता है, और ए का कंडक्ट भी रेलेवेंट है, तो इसलिए सी का स्टेटमेंट भी एडमिसिबल होगा। चलिए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन 2। क्या डिफरेंस है एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 में? एक्सप्लेनेशन 1 में जिस पर्सन की कंडक्ट की बात हो रही है, स्टेटमेंट वही पर्सन बोलता है, स्टेटमेंट इज ऑफ द पर्सन हिमसेल्फ। लेकिन एक्सप्लेनेशन 2 में स्टेटमेंट इज मेड बाय सम अदर पर्सन। यहाँ पे जिस पर्सन की कंडक्ट की बात हो रही है वो स्टेटमेंट नहीं बोलता है, दूसरे पर्सन का स्टेटमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन द एग्जाम्पल स्टेटमेंट इज मेड बाय सी, और यहाँ पे ए के कंडक्ट की बात हो रही है। सो बोथ कंडक्ट एंड स्टेटमेंट आर ऑफ द सेम पर्सन। हमने एक्सप्लेनेशन 1 में पढ़ा था कि द स्टेटमेंट विच अकम्पनी या एक्सप्लेन द कंडक्ट, तो दोनों ही स्टेटमेंट और कंडक्ट भी सेम ही पर्सन का होता है। लेकिन एक्सप्लेनेशन 2 में कंडक्ट एक किसी पर्सन और का होता है, और स्टेटमेंट किसी और दूसरे पर्सन का होता है। स्टेटमेंट इज अकम्पनिंग एंड एक्सप्लेनिंग द कंडक्ट, हमने एक्सप्लेनेशन 1 में पढ़ा। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिसीड्स द कंडक्ट, यानी पहले स्टेटमेंट बोला गया और उसके बाद कंडक्ट हुआ, और यहाँ पे कंडक्ट डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अब जो हमने एग्जाम्पल देखा उसमें ए वहाँ से उठ के भाग जाता है। अब कोई किसी नॉर्मल इंसान को ये देख के समझ में तो नहीं आएगा कि ए वहाँ से क्यों भागा। तो यहाँ पे जो सी ने जो स्टेटमेंट बोला वो डायरेक्टली नहीं एक्सप्लेन करता है कि ए वहाँ से क्यों भागा, वो तो ट्रायल में जब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला। सो इन एक्सप्लेनेशन 2 स्टेटमेंट प्रिसीड्स द कंडक्ट एंड इट डज नॉट एक्सप्लेन और अकम्पनी द कंडक्ट। आई होप अभी तक हमने जो कुछ भी सेक्शन 8 में पढ़ा आपको क्लियर हो गया है। नाउ लेट्स लुक एट द इलस्ट्रेशंस से और भी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सो ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी। The fact that A murdered C and B knew that A murdered C and that B had tried to extort money from A by threatening to make his knowledge public are relevant। तो यहाँ पे A ने ऑलरेडी C का मर्डर कर दिया था और B को पता थी ये बात, और B A को थ्रेटन करा था कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं सबको ये बात बता दूंगा। तो A ने इसलिए मर्डर कर दिया B का। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है? मोटिव ऑन पार्ट ऑफ A। तो फैक्ट्स विच शोज मोटिव फॉर फैक्ट एंड इशू रेलेवेंट फैक्ट आर रेलेवेंट। तो ये फैक्ट भी रेलेवेंट हो जाएगा कि बी को ये बात पता थी कि ए ने सी का मर्डर किया है। ए स्यू बी अपॉन अ बॉन्ड फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। बी डिनाइज द मेकिंग ऑफ द बॉन्ड। बी डिनाई कर देता है कि मैंने तो कोई बॉन्ड नहीं किया। लेकिन ये फैक्ट रेलेवेंट है कि जब बॉन्ड एग्जीक्यूट हुआ था तो बी को पैसों की ज़रूरत थी किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, ये रेलेवेंट है। यहाँ पे बी क्या शो कर रहा है? मोटिव ऑन पार्ट ऑफ बी, कि बी को पैसे ना देने पड़े इसलिए वो डिनाई कर रहा है। ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय पॉइजन। लेकिन द फैक्ट
दैट बी की डेथ से पहले ए मार्केट गया था पॉइजन लेने और वो वही पॉइजन था जो बी को दी गई थी, तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, प्रिपरेशन ऑन पार्ट ऑफ ए. So preparation is also relevant if it is regarding fact and issue or relevant fact. The question is whether a certain document is the will of A. क्या ये document A की will है? तो of facts that not long before the date of the alleged will, A made inquiry into matters to which the provision of the alleged will relate, that he consulted वकील्स in reference to making the will, and that he caused drafts of other wills to be prepared of which he did not approve are relevant. तो ये भी क्या शो कर रहा है, प्रिपरेशन. ए ने सारी प्रिपरेशन की थी विल के लिए, विल को बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, तो ये भी रेलेवेंट हो जाएगा, ये सारे फैक्ट्स. यहाँ पे क्या है, ए इज़ अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम. ठीक है, द फैक्ट दैट before or at the time or after the alleged crime, A provided evidence which would tend to give to the facts of the case an appearance favorable to him. और यह डिस्ट्रॉय कर दिया, उसने कंसील कर दिया एविडेंस, उसने विटनेस को भी प्रिवेंट किया, और ही प्रोक्योर्ड द एब्सेंस ऑफ पर्सन हु माइट हैव बीन विटनेस और सबॉर्न पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस रेलेवेंट. तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, कंडक्ट. सो दिस इज कंडक्ट रिगार्डिंग अ सूट और प्रोसीडिंग. सॉरी, तो यहाँ पे ए प्रोसीडिंग्स में को हैम्पर करने की कोशिश कर रहा है, एविडेंस मिटाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे ए का कंडक्ट पता चल रहा है रिगार्डिंग द सूट और प्रोसीडिंग. द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी. The fact that after B was robbed, C said in A's presence, the police are coming to look for the man who robbed B, and that immediately afterward A ran away are relevant. तो ये एग्जाम्पल भी हम देख चुके हैं कि यहाँ पे फैक्ट एंड इशू क्या है कि वेदर ए रॉब्ड बी. तो आफ्टर द रॉबरी सी ने ए की प्रेजेंस में बोला कि पुलिस जो जिसने भी रॉबरी की है, पुलिस उस पर्सन को अरेस्ट करने आ रही है या पुलिस उसे ढूंढ रही है, और ये सुनते ही ए वहाँ से भाग गया. तो ये यहाँ पे ये ए का कंडक्ट रेलेवेंट हो जाएगा अंडर एक्सप्लेनेशन 2, यानी सॉरी सी का स्टेटमेंट रेलेवेंट हो जाएगा कि जो सी ने ये स्टेटमेंट बोला कि पुलिस आर कमिंग टू लुक फॉर द मैन हु रॉब्ड बी, ये रेलेवेंट हो जाएगा क्योंकि दिस स्टेटमेंट इज अफेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ ए. ये स्टेटमेंट को सुनते ही ए वहाँ से भाग गया. सो दिस इज रेलेवेंट अंडर दिस विल फॉल अंडर एक्सप्लेनेशन 2, स्टेटमेंट्स अफेक्टिंग कंडक्ट. ये भी कंडक्ट हो जाएगा. द क्वेश्चन इज वेदर ए ओज बी ₹10,000. क्या ए ओ करता है 10,000 रुपी बी को. अ फैक्ट दैट ए, पहले तो ए ने सी से पैसे मांगे, लेकिन वहाँ पे डी प्रेजेंट था. डी ने सी से बोला कि ए को मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ, ए को कोई पैसे मत दो, ए पे ट्रस्ट मत करो, क्योंकि वो बी को 10,000 रुपी ओ करता है, वो ऑलरेडी बी को 10,000 रुपी ओ करता है. सो आई एडवाइस नॉट टू ट्रस्ट ए. ये सुन के ए वहाँ से चला गया बिना कुछ बोले, तो ये फैक्ट भी रेलेवेंट है. सो दिस विल ऑल्सो फॉल अंडर एक्सप्लेनेशन 2, यानी स्टेटमेंट्स अफेक्टिंग कंडक्ट. यहाँ पे जो डी का स्टेटमेंट था ये रेलेवेंट हो जाएगा क्योंकि डी ने बोला सी को, ये जो फैक्ट है ये रेलेवेंट हो जाएगा कि डी ने बोला डी ने सी को एडवाइस किया कि डोंट ट्रस्ट ए, और इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद ए का क्या कंडक्ट था, ए वहाँ से चला गया बिना कुछ बोले. सो दिस स्टेटमेंट इज अफेक्टिंग ए's conduct, so it will be relevant. ये भी conduct हो जाएगा. The question is whether A committed a crime. The fact that A absconded after receiving a letter warning him that inquiry was being made for the criminal and the content of the letter are relevant. तो यहाँ पे A को जैसे वो लेटर मिला कि उसको वॉर्न किया जा रहा है कि उसके खिलाफ एक इंक्वायरी बिठाई जा रही है, warning him that inquiry was being made for the criminal, यहाँ पे ए इस लेटर को रिसीव करने के बाद वहाँ से भाग गया. सो दिस इज सब्सीक्वेंट कंडक्ट. दिस विल ऑल्सो फॉल अंडर एक्सप्लेनेशन 2, क्योंकि द लेटर इज अफेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ ए. ए इज अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम. The fact that after the commission of the alleged crime he absconded or was in possession of the property or the proceeds of property acquired by the crime or attempted to conceal things which were or might have been used in committing it are relevant.
ये भी सबसीक्वेंट कंडक्ट हो जाएगा कि क्राइम करने के बाद ए ने क्या क्या किया, प्रॉपर्टी छुपा दी या जो भी प्रोसीड्स थे क्राइम के उसको छुपाया, उसको कंसील करने की कोशिश करी, या वो भाग गया वहाँ से, या उसकी प्रॉपर्टी उसकी पोजेशन में मिली. सो ऑल दिस इज ऑल्सो सबसीक्वेंट कंडक्ट. ये भी रेलिवेंट हो जाएगा. Now, the question is whether A was ravished. The fact that shortly after the alleged rape, she made a complaint relating to the crime, the circumstances under which and the terms in which the complaint was made are relevant. तो ये भी हमने एग्जाम्पल देखा था. This will fall under explanation 1. यानी कंडक्ट स्टेटमेंट्स विच अकम्पनी और एक्सप्लेन द कंडक्ट. तो यहाँ पे जो ए का कंडक्ट था कि रेप होने के बाद तुरंत वो गई उसको पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल करने, तो दिस कंडक्ट विल बी रेलिवेंट. सो द कंप्लेंट यहाँ पे आप स्टेटमेंट हो जाएगा, तो दिस कंप्लेंट विल बी रेलिवेंट बिकॉज दिस कंप्लेंट इज एक्सप्लेनिंग कि ए एक्सप्लेन करिए का कंडक्ट कि ए या कंपनी कर रही है कि ये ए यहाँ पे क्यों आया कंप्लेंट लिखाने, ये एक्सप्लेन करिए. सो दिस विल फॉल अंडर एक्सप्लेनेशन 1. Statement accompanying or explaining conduct. This is also यहाँ पे हम है. Now the fact that without making a complaint she said that she had been ravished is not relevant as conduct under this section, though it may be relevant as a dying declaration under section 32 clause 1 or a corroborative evidence under section 157. अगर यहाँ पे बिना कोई कंप्लेन किए एक कंप्लेन नहीं करती, बस ये बोल रही है ये स्टेटमेंट कि आई वॉज रैविश्ड, आई वॉज रेप्ड, तो अब हमने क्या देखा था कि अ मियर स्टेटमेंट विल नॉट बी रेलिवेंट. अगर स्टेटमेंट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द कंडक्ट देन इट विल नॉट फॉल अंडर एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 8. तो यहाँ पे विदाउट कंडक्ट जो ए का स्टेटमेंट होगा ये रेलिवेंट नहीं होगा. दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू दिस वन. The question is whether A was robbed. The fact that soon after the alleged robbery he made a complaint relating to the offence, the circumstances under which and the terms in which the complaint was made are relevant. The fact that he said he had been robbed. अच्छा यहाँ तक पहले देखते हैं. तो it's similar है कि रॉबरी के soon after the robbery वो गया कंप्लेंट करवाने, उसने कंप्लेंट करवाई. सो यहाँ पे दिस कंप्लेंट इज एक्सप्लेनिंग द कंडक्ट ऑफ ए. ये एक्सप्लेन कर रहा है कि ए के साथ क्या हुआ था, उसके साथ रॉबरी हुई थी. सो दिस कंप्लेंट विल ऑल्सो बी रेलिवेंट अंडर एक्सप्लेनेशन 1. दिस विल फॉल अंडर एक्सप्लेनेशन 1, दैट इज स्टेटमेंट अकम्पनिंग और एक्सप्लेनिंग कंडक्ट. नाउ द फैक्ट दैट ही सेड ही हैड बीन रॉब्ड विदाउट मेकिंग एनी कंप्लेंट, अगर वो कोई कंप्लेंट नहीं करवाता और वो बस स्टेटमेंट बोल रहा है कि आई हैव बीन रॉब्ड, तो दिस विल नॉट बी रेलिवेंट बिकॉज मियर स्टेटमेंट इज नॉट रेलिवेंट. ऑल्दो ये स्टेटमेंट किसी और सेक्शन में रेलिवेंट हो सकता है, सेक्शन 32 क्लॉज 1 में, या इट मे बी रेलिवेंट एज अ कोरोबोरेटिव एविडेंस अंडर सेक्शन 157, बट सेक्शन 8 में रेलिवेंट नहीं होगा. सो विद दिस वी आर डन विद सेक्शन 8. आई होप आपको क्लियर हो गया है. Now in the next video we'll start with section 9. Thank you.